हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल सम्राट हुमायूं। इस वीडियो में हम मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक भारत में बाबर ने विभिन्न जो उस समय की शक्तिशाली शक्तियाँ थीं उन पर अपनी विजय प्राप्त की, किस प्रकार अफ़गानों का सामना किया, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने किया था। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो था उसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसकी माँ का नाम माहिम बेगम था और 1526 में पानीपत के युद्ध के समय उसने युद्ध में भाग लिया था और इसी दौरान उसने हिसार फिरोज़ा की जो जागीर थी उस पर अपना अधिकार किया था और बाद में बाबर ने हिसार फिरोज़ा की जागीर हुमायूं को ही सौंप दी थी। इसके बाद उसे संभल जो जागीर थी उसकी व्यवस्था के लिए भी भेजा गया था। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं जो था गद्दी पर बैठा। यह भी कहा जाता है कि बाबर का जो प्रधानमंत्री था निज़ामुद्दीन अली खलीफा, वो बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि हुमायूं जो है वो शासन करने के योग्य नहीं है, उसमें दूरदर्शिता का अभाव है। हालांकि ये सिर्फ एक योजना थी जो कार्यान्वित नहीं हो सकी और हुमायूं जो था उसे बाबर ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठा। हुमायूं के गद्दी पर बैठने के बाद उसे, क्योंकि मुग़ल राज साम्राज्य जो था बहुत नवोदित था, अभी हाल ही में उसकी स्थापना भारत में हुई थी। मुग़ल जो थे वो विदेशी थे, बाहर से आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे। तो जनता के साथ जो है उनका कोई विशेष संपर्क नहीं था और जनता का भी कोई विशेष लगाव उनसे नहीं था और वे शत्रु के रूप में ही देखे जा रहे थे। तो हुमायूं जो था उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आंतरिक कठिनाइयाँ और दूसरा बाहरी कठिनाइयाँ। आंतरिक जो कठिनाइयाँ थीं उनमें अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ है, जो मुग़ल साम्राज्य था बहुत ही विशाल था इस समय। इसमें मध्य एशिया के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे, जैसे बदख्शा, बल्ख इत्यादि। दूसरी चीज़, विशाल साम्राज्य था लेकिन इसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं था। शासन प्रबंध जो है उसकी कोई सुसंगठित शासन व्यवस्था बाबर के समय में नहीं की गई थी। रीज़न ये भी था कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के पश्चात और भारत में सफलता मिलने के पश्चात बहुत कम समय जो है उसे प्राप्त हुआ और जिसमें वो शासन प्रबंध नहीं कर सका और इसकी वजह से साम्राज्य जो था वो एकदम उसका संगठन मजबूत नहीं था, बहुत ढीला था और दूरस्थ जो प्रदेश थे उनमें नाम मात्र के लिए मुग़ल शासन को स्वीकार किया गया था और आंतरिक रूप से वो पूर्णतः स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे थे। दूसरा, सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य था और सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य के लिए एक कुशल सेनापति और योग्य शासक का होना बहुत आवश्यक है और हुमायूं में इन दोनों ही चीज़ों का अभाव दिखाई देता है। तीसरा, आर्थिक दुर्बलता। बाबर जो था उसकी उदार नीति ने राजकोष को बिल्कुल खाली कर दिया था और बाबर का जो संपूर्ण जीवन था लगभग युद्धों में ही बीता और आर्थिक प्रबंध जो था वो भी वो नहीं कर सका। इसकी वजह से राजकोष जो था वो लगभग रिक्त था। इससे हुमायूं की जो कठिनाइयाँ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अपनी जो विजय की योजनाएं थीं उनको पूर्णतः लागू करने में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक और रीज़न था जिसने हुमायूं की कठिनाइयों को बहुत अधिक बढ़ाया और वो थे हुमायूं के भाई। बाबर जो था वो उसने हुमायूं को ये निर्देश दिया कि वो अपने सभी भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करे और हुमायूं जो था उसने इसका पालन भी किया और आगे चल कर के ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल भी साबित हुई। उसके जो भाई थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और स्वयं जो है शासक बनना चाहते थे। इन्होंने हुमायूं को बहुत अधिक कठिनाइयाँ पैदा की। सुव्यवस्थित शासन प्रबंध का अभाव था, क्योंकि बाबर को जो है बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया था और जितना भी समय वो भारत में रहा ऑलमोस्ट ज़्यादातर समय जो है 1528 तक वो युद्धों में ही लगा रहा।
बाह्य कठिनाइयों की अगर बात करें तो अफ़गान शक्ति इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया था, लेकिन उसका जो भाई था महमूद लोदी और शेर शाह, जिसे प्रारंभ में शेर खां के नाम से जाना जाता था, ये दोनों ही अफ़गान शक्ति को संगठित कर रहे थे और पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अफ़गान जो हैं वो इकट्ठा हो रहे थे, अपनी शक्ति को संगठित करने में जुटे हुए थे, जो आने वाले समय में हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बने। इसके साथ ही गुजरात पर उस समय बहादुर शाह शासन कर रहा था और इसने 1531 ईस्वी में मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया और फिर ये जो है चित्तौड़ और राजपूताना के जो विभिन्न रियासतें थी, राज्य थे, उन पर आक्रमण करने के लिए भी आगे बढ़ा। तो ये जो बहादुर शाह था वो भी दिल्ली के लिए एक संभावित खतरा बना हुआ था। बंगाल का शासक था नुसरत शाह, ये अफ़गानों को सहयोग प्रदान कर रहा था, अपने यहाँ उनको शरण दे रहा था। सिंध और मुल्तान का शासक भी नाम मात्र के लिए बाबर के समय पर उसकी अधीनता स्वीकार कर रहा था, लेकिन बाबर की मृत्यु के पश्चात उसने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी तरीके से राजपूताना की अगर बात करें तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेवाड़ जो था उसमें आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो गया था। रतन सिंह इस समय मेवाड़ का शासक बना 1531 में, लेकिन जो राणा सांगा की रानी थी, रानी करमवती, उसने उसका विरोध किया और इसीलिए हुमायूं को जो है उसने राखी भेज करके और चित्तौड़ का शासन प्राप्त करने में सहयोग प्राप्ति का प्रयास भी किया। हुमायूं जो है इस राजपूत संघर्ष का फ़ायदा नहीं उठा पाया और आने वाले समय में जो है एक विश्वस्त सहयोगी जो है वो हमेशा के लिए खो बैठा। तो राजपूताने की ये जो समस्या थी, जिसमें गुजरात का शासक बहादुर शाह बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा था, ये भी हुमायूं के लिए एक समस्या बन सकता था, क्योंकि अगर राजपूताने पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता तो एक गुजरात जो है एक विशाल साम्राज्य या सुदृढ़ राज्य की स्थापना करने में सक्सेसफुल हो जाता और उसका अगला लक्ष्य जो होता वो दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना ही होता। तो ये कुछ सारी समस्याएं थी जो हुमायूं को अपने गद्दी पर बैठने के समय उसके सामने थी, जिसे उन्हें सुलझाना था। हुमायूं जो था उसके द्वारा बहुत सी भूलें जो हैं अपने शासनकाल के दौरान की गई और सबसे पहली भूल जो मानी जाती है वो थी उसके द्वारा अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। हालांकि बाबर के द्वारा उसको ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। हुमायूं जो था उसने बाबर के निर्देश की अनुपालना में कामरान जो था उसे काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। संभल का जिला अस्करी को प्रदान किया गया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया। मेवात का जो क्षेत्र है उसमें वर्तमान जो अलवर का क्षेत्र है वह गुड़गांव, मथुरा और आगरा के कुछ भाग भी इसके अंदर शामिल थे। इसके जो भाई थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, स्वयं सम्राट बनना चाहते थे और ये हम देख सकते हैं कामरान के द्वारा जिस प्रकार से लमगान, पेशावर और पंजाब और मुल्तान पर अधिकार किया गया। अंत में हुमायूं जो था उसने विवश होकर के इन सभी क्षेत्रों को एक फरमान निकाला और कामरान के अधिकार में इनको बता दिया या कामरान को ये क्षेत्र प्रदान कर दिए। ऐसा नहीं था कि हुमायूं ऐसा उचित समझता था कामरान के इन क्षेत्रों को वृद्धि करने को, लेकिन वो अनावश्यक जो युद्ध था उसको टालना चाहता था, इसलिए उसने ये प्रदेश जो थे वो कामरान को सौंप दिए। इसके पश्चात हुमायूं जो था उसने गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह उसके विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि बहादुर शाह जो था उसने 1531 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात 1532 में उसने रायसीन का जो दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया और फिर 1533 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को भी पराजित कर लिया था। तो एक शक्तिशाली गुजरात का जो है उद्भव हो रहा था और हुमायूं जो था उसके लिए खतरा था। तो ये अनिवार्य था कि हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में युद्ध हो। बहादुर शाह जो था उसने दूसरी बार चित्तौड़ का घेरा डाला और हुमायूं जो है इस समय बहादुर शाह के विरुद्ध आगे बढ़ा। करमवती ने इसी समय हुमायूं को राखी भेजी और उससे सहायता की प्रार्थना की। हुमायूं जो है वो उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसी समय बहादुर शाह जो था उसने हुमायूं को
कहा कि जब क्योंकि वो सधर्मी है यानी मुस्लिम है, तो जब तक वो काफिरों के विरुद्ध यानी हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में लगा है तो उसे बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हुमायूं जो था उसने इंतज़ार किया और जब चित्तौड़ का पतन हो गया मार्च 1535 में, उसके बाद हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर और मांडू पर उसने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह वहाँ से भाग निकला और गुजरात पर अहमदाबाद पर अधिकार करने के पश्चात हुमायूं जो था उसने गुजरात को अपने भाई अस्करी को वहाँ का गवर्नर बना दिया। लेकिन अस्करी जो था वो भी गुजरात को अपने अधिकार में नहीं रख सका और जैसे ही अस्करी और हुमायूं की उदासीनता को देख कर के बहादुर शाह जो था उसने बहुत से किले जो हैं मुग़लों से वापस छीन लिए और अंतिम रूप से अस्करी को वहाँ से भागना पड़ा। हुमायूं जो है जब अस्करी वापस भाग कर के आया और गुजरात पर पुनः बहादुर शाह का अधिकार हो गया, तो हुमायूं ने अस्करी को आगरा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसमें ये भी देख सकते हैं कि हुमायूं जो था अपने भाइयों के प्रति बहुत ही क्षमा प्रदान करने वाला रहा, यानी बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड जो है उसने अपने भाइयों के प्रति अपनाया, जो उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। हुमायूं जो है गुजरात अभियान के पश्चात उसने अफ़गानों की ओर ध्यान दिया, क्योंकि अफ़गान जो है इस समय जौनपुर, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा रहे थे और 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में एक संघर्ष हुआ जिसमें अफ़गान पराजित होकर के वहाँ से भाग निकले और दादरा नामक स्थान पर उसका अफ़गानों से संघर्ष हुआ, जिसमें बायजीद और एक अन्य महत्वपूर्ण जो अफ़गान नेता था वो मारे गए। हुमायूं जो था उसने फिर 1532 में चुनार के दुर्ग का घेरा डाला, क्योंकि चुनार पर इस समय शेर खां जो बाद में शेर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जिसने दूसरे अफ़गान साम्राज्य की नींव डाली थी, उसका अधिकार इस समय चुनार पर था। हुमायूं चुनार पहुंचा और उसने सितंबर से लेकर के दिसंबर 1532 तक चुनार का घेरा डाले रहा। इस समय हुमायूं को ये सूचना मिली कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हुमायूं को वापस दिल्ली की ओर लौटना पड़ा, क्योंकि अगर चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो जाता तो नेक्स्ट जो उसका टारगेट होता वो दिल्ली और आगरा होता। ऐसी स्थिति में हुमायूं जो था उसने शेर खां से संधि कर ली और इस संधि में चुनार का दुर्ग शेर खां के पास रहा और उसने शेर खां ने बदले में हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। संधि होने के पश्चात हुमायूं जो था वापस दिल्ली की ओर, आगरा की ओर लौट गया। हुमायूं इसके बाद में गुजरात के विरुद्ध अपने अभियान में व्यस्त रहा, तो इस दौरान शेर खां जो था उसने दक्षिणी बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया, वहाँ की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया और वहाँ से बंगाल का राजकोष प्राप्त कर लिया। लेकिन इस दौरान जो है हुमायूं ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जब हुमायूं को शेर खां के बंगाल अभियान की सूचना मिली तो पुनः वो बंगाल की ओर आया और उसने फिर से चुनार का घेरा डाला 1537 ईस्वी में। चुनार इस समय हुमायूं की मिस्टेक ये थी कि उसने चुनार पर घेरा डालने में काफ़ी समय व्यतीत कर दिया और इस दौरान शेर खां को समय मिल गया कि वो गौड़ से बंगाल के राजाओं का जो राजकोष था उसको लेकर के और रोहतासगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित पहुंचा सके। इस समय हुमायूं को चाहिए था कि वो सीधा गौड़ पर आक्रमण करता, न कि चुनार का घेरा कई महीनों तक डाले रहता। चुनार शेर खान जो था उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया और रोहतासगढ़ में वहाँ के राजकोष को सुरक्षित पहुँचा दिया। हुमायूं जो था अब बंगाल की ओर लौटा, क्योंकि अब उसका चुनार पर अधिकार हो गया था, क्योंकि शेर खां का जो पुत्र था वो चुनार से निकल गया जब उसे सूचना मिली कि शेर खां ऑलरेडी सुरक्षित रोहतासगढ़ के दुर्ग में पहुंच चुका है। तो हुमायूं ने तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया आसानी से और 1538 में वो गौड़ जा पहुंचा। गौड़ पर उसका आसानी से अधिकार हो गया क्योंकि शेर खां ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका था और कहते हैं कि अगले 8 महीने तक हुमायूं जो है वहीं पर गौड़ में ही रहा। इस समय जब हुमायूं ऐश्वर्य और विलासिता में डूबा हुआ था, शेर खां जो था उसने दिल्ली और आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया, उसकी
रसद की जो आवाजाही थी उसको काट दिया, उसके मार्ग को बंद कर दिया और जनवरी 1539 तक गंगा और कोसी नदी के बीच का जो सारा प्रदेश था उस पर शेर खां का अधिकार हो गया। इसी समय हुमायूं को ये सूचना मिली कि हिंदाल जो है उसने स्वयं को आगरा में सम्राट घोषित कर दिया है। तो ऐसी सूचना मिलने पर हुमायूं जो है वापस अपनी राजधानी की ओर लौटने का उसने फैसला किया। हुमायूं जब वापस लौट रहा था तो वो दक्षिणी बिहार से होकर के निकला और वहाँ कर्मनासा नदी से कुछ दूर चौसा नामक स्थान पर उसे पता चला कि शेर खां जो है वो भी पास में ही अपनी सेना लेकर के डटा हुआ है। कुछ समय तक दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने रही और 26 जून 1539 को दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगलों की पराजय हुई और हुमायूं जो था उसे युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। इस चौसा की विजय के पश्चात शेर खां जो था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। हुमायूं के वापस लौट जाने के बाद में शेर शाह जो था उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर पुनः अधिकार किया और इसके पश्चात लखनऊ और कन्नौज के क्षेत्र को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। चौसा के युद्ध में पराजित होकर के हुमायूं जो था आगरा की ओर भाग गया और हुमायूं का पीछा करते हुए अब शेर शाह जो था 1540 में कन्नौज आ पहुंचा। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और जब हुमायूं को ये सूचना मिली कि शेर शाह जो है वो कन्नौज आ पहुंचा है तो अप्रैल 1540 में कन्नौज के पास हुमायूं भी अपनी सेना लेकर के आ पहुंचा। दोनों सेनाएं आमने सामने कुछ समय तक अपने अपने जो पड़ाव थे वहाँ पर रही और जैसे ही वर्षा शुरू हुई मई 1540 में तो उस दौरान शेर शाह जो था उसकी सेना ऊपरी भाग में थी और जो निम्न क्षेत्र था नदी का वहाँ पर हुमायूं की सेना रुकी हुई थी। तो जब तेज वर्षा हुई तो पानी जो था वो मुग़ल शिविर में भर गया और इसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए मुग़ल सैनिकों में भगदड़ मच गई और बहुत से सैनिक जो हैं वो नदी में डूबने के कारण भी मारे गए। इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए ही जो शेर शाह था उसने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया और अंतिम और निर्णायक युद्ध ये दोनों पक्षों में माना जा सकता है जिसमें मुग़लों की पराजय हुई और शेर शाह के नेतृत्व में अफ़गान जो थे उनकी विजय हुई। शेर शाह जो था उसने अब दूसरे अफ़गान साम्राज्य की नींव डाली और हुमायूं को भागना पड़ा। हुमायूं जो है उत्तर पश्चिमी भारत में अगले कुछ वर्षों तक भटकता रहा। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि मारवाड़ का जो शासक था मालदेव उसने हुमायूं को सहायता की पेशकश की, लेकिन प्रारंभ में हुमायूं ने उसके प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने अपने दूत को मालदेव के पास भेजा। लेकिन इस समय शेर शाह ने ऑलरेडी मालदेव को अपना दूत भेज करके ये कहा कि वो हुमायूं की सहायता ना करे। कहा जाता है कि जब हुमायूं के दूत ने शेर शाह के दूत को मालदेव के यहाँ देखा तो उसे ये आशंका हुई कि शायद ये किसी प्रकार का षड्यंत्र है हुमायूं को पकड़ने के लिए। और जब हुमायूं को इसकी सूचना मिली तो वो सिंध की ओर चला गया। मालदेव से उसने सहायता का प्रयास नहीं किया। इस तरीके से हुमायूं को भारत से पलायन करना पड़ा और कुछ समय तक वो उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में जगह जगह भटकता रहा और अंत में 1544 ईस्वी में वो फ़ारस पहुंचा। फ़ारस पहुंचने से पहले 1541 ईस्वी में हिंदाल का जो गुरु थे हिंदाल के मीर अली अकबर जामी, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो। हुमायूं ने उसे देखा और उससे विवाह का निश्चय किया और 1541 में उसने यह विवाह किया। इसके पश्चात वो अमरकोट पहुंचा और अमरकोट के हिंदू राजा के यहाँ हमीदा बानो जो थी उसने अकबर को जन्म दिया। इसके पश्चात 1544 ईस्वी में वो फ़ारस पहुंचा और फ़ारस का जो शाह था शाह तहमास्प उसने हुमायूं का स्वागत किया। 1544 ईस्वी तक हुमायूं जो था वो फ़ारस में ही रहा। हुमायूं जो था उसको ईरान के शाह ने सहायता की पेशकश की, लेकिन बदले में ये शर्त रखी कि हुमायूं अपने क्षेत्र में
शिया धर्म का प्रचार करेगा और कंधार जब वो विजय कर लेगा तो उसे वापस फारस के शाह को सौंप देगा। हुमायूं ने इन शर्तों को स्वीकार किया और बदले में उसे शाह तहमास्प से 14,000 सैनिकों की एक सेना जो है वो प्राप्त हुई। हुमायूं ने कंधार के दुर्ग को घेरा डाला और अस्करी से उसने ये कंधार का दुर्ग जो है वो प्राप्त किया और फारस के शाह को इसे सौंप दिया। बाद में जब शाह तहमास्प की मृत्यु हो गई तो उसने वापस से कंधार फारस से छीन लिया। इसके पश्चात नेक्स्ट उसने अपने भाई कामरान के अधिकार से काबुल के प्रदेश को छीन लिया और कामरान जो है उसे मक्का भेज दिया। बाद में अस्करी को भी कैद करके मक्का भेज दिया गया और हिंदाल जो है 1551 ईस्वी में एक मुठभेड़ में मारा गया। इस तरीके से हुमायूं जो है अब पूरी तरीके से अपने भाइयों से मुक्त हो गया, जो एक बड़ी समस्या रही उसके पूरे राज्यकाल में। नवंबर 1554 में हुमायूं जो था वो सेना सहित सिंध को पार करके रोहतास का जो नया दुर्ग बना था शेर शाह के समय में, उस पर उसने अधिकार किया और फिर वो लाहौर की ओर बढ़ा। 24 फरवरी 1555 को लाहौर पर भी हुमायूं ने अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा, जिनमें से एक भाग का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था और बैरम खां के नेतृत्व में इस सेना ने 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह के एक सेनापति तातार खां के नेतृत्व में अफगान सेना को पराजित किया और मच्छीवाड़ा के युद्ध के फलस्वरूप जो मुगल थे उनका पुनः हिसार, फिरोजा और समस्त पंजाब पर अधिकार हो गया। इसके पश्चात बैराम खां जो है अब सरहिंद की ओर बढ़ा और सरहिंद में 22 जून 1555 को बैराम खां के नेतृत्व में जो मुगल सेना थी उसने सिकंदर शाह के नेतृत्व में अफगान सेना जो थी उसको पराजित किया और सिकंदर शाह जो था भाग करके पंजाब के जो कबीलाई क्षेत्र थे उनकी ओर भाग निकला। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और पुनः दिल्ली के तख्त पर या सिंहासन पर वो आसीन हुआ। इस तरीके से 1540 में दिल्ली छोड़ने के पश्चात 1555 में पुनः 15 वर्ष के पश्चात हुमायूं जो था एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा, लेकिन ज़्यादा समय तक वो सत्ता का भोग नहीं कर सका और कहते हैं कि 24 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से उतरते समय वो गिरा सीढ़ियों से और उसे भयानक चोट लगी सर में और इसकी वजह से 26 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के संबंध में इतिहासकार लेन पूल जो हैं उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार हुमायूं पूरी जिंदगी भर ठोकरें खाते रहा और उसी प्रकार ठोकर लगने से ही वो इस जीवन से मुक्त हो गया, यानी ठोकर लगने से ही उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर हम बात करें हुमायूं के शेर शाह सूरी से पराजित होने के कारणों की, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सा योगदान जो है हुमायूं के स्वयं के व्यक्तित्व का भी इसमें रहा। उसमें बहुत सी व्यक्तिगत कमियां थीं जिसकी वजह से वो अफ़गानों का सामना नहीं कर सका। एक रीज़न उसके अपने भाई थे, उसने ये बहुत बड़ी भूल की कि उसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और इसकी वजह से उसने अपने साम्राज्य को जो है बहुत कमज़ोर कर दिया, क्योंकि कंधार और काबुल का जो क्षेत्र था वो मुग़ल सेना के लिए सैनिकों की भर्ती का एक प्रमुख क्षेत्र था और अब ये जो एक प्रमुख सैनिक क्षेत्र था वो उसके हाथों से निकल गया। दूसरा, जब भी जैसे चुनार का घेरा उसने डाला, गौड़ का घेरा हुमायूं ने डाला, तो वहाँ पर उसने बहुत अधिक समय जो था वो व्यतीत कर दिया और तुरंत जो है नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया और वहाँ बहुत अधिक समय व्यतीत करने की वजह से ही उसके शत्रु को संपूर्ण अन्य जो तैयारियां थी वो करने का, यानी शेर खां को अन्य तैयारियां करने का मौका जो है उसने प्रदान किया। तो अपने भाइयों के प्रति उदारता उसकी एक बड़ी भूल रही। दूसरा, उसकी स्वयं की व्यक्तिगत दुर्बलता जो थी एक बड़ी कमी थी। तीसरा, उसे अपने
विश्वस्त दरबारियों का सहयोग प्राप्त हुआ और ना ही उसे राजपूतों का सहयोग प्राप्त हुआ। ये भी उसकी एक कूटनीतिक असफलता थी कि वो राजपूतों के सहयोग को प्राप्त करने में असफल रहा, जबकि उसके सामने एक बहुत सही मौका था जब चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने उससे सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। अगर वो उस समय सहायता कर देता तो चित्तौड़ जैसा एक विश्वस्त राजपूत राज्य जो है उसका सहयोगी बन सकता था। हुमायूँ जो था बहुत ही विलासी था और जब भी कोई अभियान उसके द्वारा किया जाता था तो एक बार सफलता मिलने के पश्चात वो फिर विलासिता में डूब जाता था और अपने जो शत्रु थे उसको उसके विरुद्ध तैयारी करने का मौका जो है उसके द्वारा प्रदान कर दिया जाता था। साथ ही हुमायूँ जो था वो अपने पिता के समान ना तो एक बहुत कुशल सेनापति था और ना ही उसके अंदर उन गुणों का वो गुण थे जो एक योग्य और कुशल शासक होने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सब रीजंस थे। साथ ही शेर शाह बहुत ही चतुर, साहसी और कुशल योग्य शासन प्रबंधकर्ता और सेनापति, सेना नायक था और उसके सामने जो है हुमायूँ के जो व्यक्तिगत गुण थे या उसकी जो व्यक्तिगत योग्यताएं थी वो बहुत ही हेय थी और ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हुमायूँ को जो है अफ़गानों के खिलाफ असफलता का सामना करना पड़ा।